हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल डेली। आज हम लोग एक्सप्लेनर में इनइक्वालिटी किल्स एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, उस पर बात करने वाले हैं। इंडिया के बारे में उन्होंने क्या कहा है और पूरे वर्ल्ड के लेवल पर किस तरीके से इनइक्वालिटी यानी असमानता कोविड के दौरान फैली है, उस पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आपको रिपोर्ट का ये फ्रंट पेज दिख रहा होगा, ये लेफ्ट साइड वाला नहीं, राइट वाला। इनइक्वालिटी किल्स ये रिपोर्ट का नाम है। आप हंगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अमीर देश किस तरीके से अमीर हो रहे हैं, गरीबी देख पा रहे हैं, और इसी दौरान हुई उन तमाम हिंसा की खबरों को भी देख पा रहे हैं जो हम लोगों ने न्यूज़ में सुनी और पढ़ी थी। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। ये आपके लिए काम आ सकता है मेंस के लेवल पे, पेपर 2 और पेपर 3 में, जहाँ आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जहाँ आप गरीबी, पॉवर्टी, विमेन इश्यूज, इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ और ऐसे इन तमाम चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सीडी का यूट्यूब रिचुअल है, आप जानते हैं इसके बारे में। इनइक्वालिटी किल्स जो रिपोर्ट है, ये पेज है जो इसके बारे में बात कर रहा था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल पे जाके आप इसकी समरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली है इसकी समरी। तो अगर आपने एक बार ऑक्सफैम की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो फ्रंट पेज पर ही राइट साइड में समरी दी हुई है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, जिसका यूज़ मैंने भी यहाँ पर किया है। तो ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं। खैर, ये रिपोर्ट जो है कि इनइक्वालिटी किल्स रिलीज हुई रिसेंटली, और कोविड पैंडमिक ग्लोबली इंडिया पर और ग्लोबली उसने किस तरीके से एक इनकम डिवाइड पैदा कर दिया, और वो भी इनकम डिवाइड छोटा मोटा नहीं, वो भी वर्स कंडीशन वाला। और उसने कहा कि काफ़ी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे आर्थिक स्तर पर यानी इकोनॉमिक लेवल पर, जेंडर लेवल पर, रेशियल इनइक्वालिटी पैदा हुई। दो देशों के बीच में वैक्सीन को लेकर किस तरीके से झगड़ा वर्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड, किस तरीके से इनइक्वालिटी पैदा हुई कि वैक्सीन कुछ देशों ने अपने पास रख ली और कुछ देश वैक्सीन की खेप के लिए अभी भी तरस रहे हैं। स्पेशली अफ्रीका में, अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पिछले दिनों न्यूज़ में आई थी, रॉयटर्स पे, बीबीसी पर, सीएनएन, इन लोगों ने कवर की थी। और वहाँ एक रिपोर्ट में अफ्रीका के डब्ल्यूएचओ के जो नुमाइंदे हैं वो ये बात कह रहे थे कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में पहली डोज ही नहीं पहुंची है, और जहां पहली पहुंची है वहां दूसरी डोज नहीं पहुंची है। इस वजह से वहां पर ओमिक्रॉन और डेल्टा का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में काफ़ी जिक्र है। और डेथ के बारे में जिक्र है कि आप हर 4 सेकंड पर एक आदमी इनइक्वालिटी की वजह से खो रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है। और कमाल की बात है कि 99% ऑफ इनकम ऑफ ह्यूमैनिटी आर वर्स ऑफ बिकॉज ऑफ कोविड 19। इसी बीच जो अमीर लोग थे उनकी संपत्ति 2 गुना हुई है। ये मैं उस रिपोर्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट खींचा है, और उस रिपोर्ट की मैं ये लाइंस आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि आप समझिए कि 2020 से लेकर 22 के बीच में क्या क्या चीज़ें बदली हैं। कि वर्ल्ड के 10 रिचेस्ट मैन जो हैं उनकी इनकम जो है डबल हो गई है जब से पेंडेमिक आया है। इनकम ऑफ 99% ऑफ ह्यूमैनिटी आर वर्स ऑफ वाइडेंड इकोनॉमिक, जेंडर एंड रेशियल इनक्वालिटीज। आप देख रहे हैं इन चीज को। इकोनॉमिक वायलेंस हुई है। इकोनॉमिक वायलेंस का मतलब कुछ उन नीतियों से है जो कि रिचेस्ट को रिचेस्ट बनाती हैं, उनको और पावरफुल पावरफुल बनाती हैं, और आप पॉलिसी को उन्हीं उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड करते हैं, वो परपेट्रेटेड होती हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वायलेंस। तो इकोनॉमिक वायलेंस जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, और ये बाई चांस नहीं है बल्कि चॉइस है इकोनॉमिक वायलेंस की। ये इसमें बहुत ही साफ और बहुत ही कड़े शब्दों में ये बात कही गई है। एंड दिस कॉज direct harm to all of us, especially to the poor people, women and girls and the racialized group most. तो इसके बाद वो बोल रहे हैं कि if we are courageous and listen to the movement demanding change, we can create an economy in which nobody lives in poverty, not with unimaginable billionaire wealth, in which inequality no longer kills. Right now, inequality kills. ये इस पूरे का पूरा सार था। तो इसने इफेक्ट किया है पुअर पीपल को, वुमेन को, गर्ल्स को, रेशलाइज ग्रुप्स को। जेंडर वेस्ड वायलेंस बहुत बड़ा है क्योंकि आपकी पेट्रियार्की जो रूट है वो और ज़्यादा बढ़ी है। सेक्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आपका इस तरीके से बनता है कि अमीर में भी जितने मेंस होते हैं उनको ज़्यादा फायदा पहुंचता है बनिस्पत उन बिजनेस के जो विमेन चलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस आर ऑल्सो देयर कि आदमी है तो शायद हमारा बिजनेस संभाल सकता है। इसीलिए आप दुकानों पर लिखा हुआ भी देखते हैं कि फला
कास्ट का नाम, सरनेम और सन्स, जैसे ए एंड सन्स है ना, ऐसे करके आप देखते हैं लेकिन कभी आपने ए एंड डॉटर्स नहीं सुना होगा, राइट? तो दिस इज अ सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, पॉवर्टी इंड्यूस्ड हंगर्स। इस हंगर में पॉवर्टी की वजह से भूखमरी, और भूखमरी की वजह से मौत, है ना? ये पूरा का पूरा चक्र है। इट इज़ अ विशियस साइकिल, जहाँ पर कोई चीज़ गरीबी से शुरू होती है और वो मौत पर, या फिर वो हंगर और फिर होती हुई वहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होने पर वो ख़त्म होती है। तो क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस भी इनइक्वालिटी में बढ़ा है। इनइक्वालिटी आई है कैसे? जो रिचेस्ट पीपल हैं वो इस टाइम क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के सबसे ज़्यादा एमिशन करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो CO2 एमिशन है 20 ऑफ द रिचेस्ट बिलियनियर्स का, वो एस्टिमेट हुआ है 8,000 टाइम्स, जो कि पुअरेस्ट लोगों से 8,000 गुना ज़्यादा है ना? तो क्योंकि उनके पास इतने बिजनेसेस होते हैं, इतने लोग होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, और अगर आप उनके बिजनेसेस को ही अगर आप देखें और उसके CO2 एमिशन को देखें, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है ना? तो क्योंकि एक कंपनी एक जगह नहीं होती है, मल्टीनेशनल होती हैं, तो हर देश में उनकी कंपनियां होती हैं, और वहाँ का अगर आप एमिशन जोड़ लेंगे, तो कहा यह जाता है कि रिचेस्ट पीपल जो हैं वो ड्राइविंग फोर्स हैं क्लाइमेट चेंज क्राइसिस के, क्योंकि उनके द्वारा कार्बन का जो उत्सर्जन है वो गरीबों की तुलना में 8,000 गुना अधिक है। ये मैंने प्योर हिंदी में बोल दिया। वैक्सीन अपार्थाइड, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि रिच कंट्रीज हैं, वो बैक करती हैं फार्मास्यूटिकल मोनोपोली जो बिलियनेयर्स हैं उनको, और वो वैक्सीन होर्ड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को देना चाहते हैं। इसको हम वैक्सीन नेशनलिज्म का नाम भी पिछले दिनों दिया गया था, कि इस चक्कर में बहुत सारे गरीब देश हैं जो वैक्सीन खरीद नहीं सकते, या उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि उनके यहाँ वैक्सीन बन सकती हैं, तो वो वैक्सीन के इंतज़ार में आज भी बैठे हुए हैं। ये वो ग्राफ है इनइक्वालिटी किल्स का, कि मार्च 2020 में इनकी संपत्ति 10 रिचेस्ट मैन की कितनी थी, और नवंबर 2021 में आप देख लीजिए 1.5 साल के अंदर कितना ये डबल हुई है। काउंट द सेकेंड, इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट द डेथ ऑफ द एट लीस्ट 1 पर्सन एवरी 4 सेकेंड। हर 4 सेकंड में एक आदमी की मौत हो रही है। बॉटम 50% और टॉप 1% का आप वैल्यू देख पा रहे होंगे, कि टॉप 1% के पास कितना ज़्यादा पैसा है किसी देश का, और बॉटम 50% के पास कितना कम पैसा है किसी देश का। और जबकि हम लोग कहते हैं कि फलां देश अमीर है, तो अमीर जब हम बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये पूरे देश की इनकम है, और अगर उस देश की इनकम को आप डिवाइड करेंगे तो टॉप 1% के पास कितना बड़ा हिस्सा है, और टॉप और बॉटम 50 के पास कितना कम हिस्सा है, ये आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग इनकम डिवाइड, यानी कि आपकी इनइक्वालिटी किस तरीके से काम करती है। तो ये भी एक मसला है, और भारत में कुछ ज़्यादा ही है। 1 बिलियन 252 men have more wealth than all 1 billion women and girl in Africa. बाप रे बाप! एंड लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन कंबाइंड, अरे बाप रे! तो आप ये देख पा रहे हैं 252 मेन, 1 बिलियन विमेन और गर्ल्स पे पूरी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन में भारी हैं। 252 आदमी, 1 बिलियन औरतों पर, महिलाओं पर और बच्चियों पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो जेंडर इनइक्वालिटी किसी देश में नहीं, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में कितनी बड़ी बात है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आप इनको ऐसे में यूज़ करते हैं तो, और वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ में अगर आप यूज़ करते हैं तो। आप ये एज़ इट इज़ डायग्राम बना सकते हैं चाहें तो। इस तरीके से दिखा सकते हैं, है ना? तो यहाँ ये आप ये पूरा का पूरा चार्ट है। इस पेपर में कहा गया कि कंज़र्वेटिव एस्टीमेट के दौरान ये पता लगा कि इनइक्वालिटी कंट्रीब्यूट करती है रोज़ 21,300 डेथ को, यानी कि 21,000 से ज़्यादा लोग रोज़ इनइक्वालिटी की वजह से मारे जाते हैं। इनइक्वालिटी मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की जब इनइक्वालिटी होगी तो आपका सीधा असर आपके रोजगार पर पड़ता है, आपकी लाइवलीहुड पर पड़ता है, आपके पेट पर पड़ता है, आपकी भूख पर पड़ता है और आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है ना? तो 2021 में द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन लॉन्च्ड हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड इनटू स्पेस इन द लग्जरी रॉकेट। यहाँ जेफ बेज़ोस की बात हो रही है ना? उन्होंने खुद को लॉन्च किया और स्पेस में लग्जरी रॉकेट की
में वो गए और जुलाई 2021 की बात है, अपने दोस्तों के साथ गए और उसी साल, उसी दौरान लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे भूख से, वैक्सीन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और कोविड से। 5 फैक्ट अबाउट वर्ल्ड 10 रिचेस्ट मैन, यहाँ पर आपने मैंने सब बता दिया आपको। वही है कि 10 रिचेस्ट मैन की इनकम जो है वो डबल हुई है कोविड 19 में, और उनके पास पूरे पूरे वर्ल्ड के जो 10 रिचेस्ट मैन हैं उनके पास मोर देन द बॉटम 3.1 बिलियन पीपल से ज़्यादा उन लोग के पास पैसा है। इफ द 10 रिचेस्ट मैन स्पेंड $1 million ईच अ डे, इट वुड टेक देम 414 साल लगेंगे उनको कंबाइंड रूप से अपनी दौलत खर्च करने में। उनके पास इतना पैसा है। इफ द रिचेस्ट 10 billionaires sat on the top of their combined wealth piled up in US dollar bills, they would reach almost halfway to the moon। बाप रे बाप! देख रहे हैं सीढ़ियां जा सकती हैं चांद तक। तो खैर, ये 99% विंडफॉल टैक्स ऑन कोविड 19, ये सारी चीजें हम लोग आपको बता चुके हैं, मैं अब बता चुका हूँ, है ना। अब इंडियन सिनेरियो देख लेते हैं। इंडियन सिनेरियो क्या है? इंडियन सिनेरियो में सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ है। कैसे डिक्लाइन हुआ है कि भाई, जो एजुकेशन का जो बजट था वो कट हुआ, उसके बाद हेल्थ केयर का जो बजट था 10% डिक्लाइन उसमें रिवाइज एस्टिमेट के आधार पर 2020-21 में देखा गया। बजटरी एलोकेशन जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थे वो डिक्लाइन हुए 1.5% के, जो कि बजट था 0.6% तक वो कम हुआ है। तो वो डिक्लाइन उसमें उसमें देखा गया है। कुल मिला के आपको आंकड़े नहीं, डेटा याद नहीं रखना, आपको ट्रेंड्स याद रखना है, ताकि आप लिख सके कि भाई इतना इतना डिक्लाइन देखा गया। तो आप एक चार्ट बनाकर उसमें डिक्लाइन दिखा सकते हैं, है ना? तो ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ आप देखें, 84% ऑफ द हाउसहोल्ड इन द कंट्री डिक्लाइंड इन उनकी जो इनकम है 84% हाउसहोल्ड की 2021 में वो डिक्लाइन हुई है। लेकिन उसी समय पर भारत में बिलियनेयर्स की संख्या जो थी वो बढ़कर 102 से 142 हो गई। यानी पहले 102 बिलियनेयर्स थे, बाद में वो 142 बिलियनेयर्स हो गए। लेकिन उसी दौरान जब इनकी संख्या बढ़ रही थी, भारत में 84% फैमिलीज की इनकम कम हो रही थी। ये कितना बड़ा इनइक्वालिटी है। ग्रोइंग रिच, पैंडेमिक के दौरान वेल्थ इंडियन बिलियनियर्स की इंक्रीज हुई है 23 लाख करोड़ रुपए से 53 लाख करोड़ रुपए। बाप रे! 23.1, मतलब डबल, ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज्यादा। 23 इंटू 246 होता है। यहाँ 53 लाख करोड़ रुपए उनकी पहुंची है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, जस्ट बिहाइंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पुअर, नंबर ऑफ पुअर बड़े हैं, है ना। मोर देन 4.6 करोड़ इंडियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव फॉलन इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020। 4.5 करोड़ लोग भारत में 2020 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। दिस इज नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल न्यू पुअर अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। आप समझ सकते हैं इस चीज को। और इवन जब कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया 30% से 22%, ताकि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके, उसी दौरान आपका फिस्कल डेफिसिट जो था वो बढ़ गया। और आपको वो इसलिए बढ़ा क्योंकि आपको लॉस हुआ 1.5 लाख करोड़ रुपए का, 1.5 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ और फिस्कल डेफिसिट जो है बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक और आप चार्ट आप देख सकते हैं। 5.6 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर इन पुअर कंट्रीज। देख रहे हैं, 56 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं, है ना। 5.6 मिलियन पीपल। अरे वेरी 67,000 women die each year due to female genital mutation। बाप रे बाप! हंगर किल्स ओवर 2 पॉइंट, ये दरअसल ये पढ़ के ना, आप को अगर खराब नहीं लगता है ना, दैट दैट मीन्स कि यू आर नॉट वेरी मच इनटू दीज सोशल स्कीम्स। और ये संवेदना का मामला होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं। कि अगर आपको इन सबको पढ़ने के बाद, आपको, आप चूंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको पढ़ने के बाद ये लगता है, ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि हमको इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो आप सही ट्रैक पर हैं। और अगर आपको नहीं भी लगता है तो आपको दरअसल जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में हंगर से इतने लोग मर रहे हैं। और 2030 तक क्लाइमेट क्राइसिस से 2,31,000 लोग हर साल पुअर कंट्री में मारे जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता है कि आप अपने स्तर पे अपना काम कर सकें, कि क्लाइमेट क्राइसिस में हमारी जो जिम्मेदारी है, कम से कम हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, तो कम से कम आप अपने स्तर पर अपने आप को जवाब दे सकते हैं, है ना। तो खाली सारा मसला यही होता है कि हम खुद से शुरुआत नहीं करते हैं। खैर, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में कहा गया कि इन इनइक्वालिटी को आप
टैकल कीजिए। सारी गवर्नमेंट को इमीडिएटली टैक्स लगाना चाहिए उन उन लोगों पर जो कि सुपर रिच हैं ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड, है ना? उनसे टैक्स वसूला जाना चाहिए था। रीडायरेक्ट द वेल्थ टू सेव लाइव्स एंड इन्वेस्ट इन आवर फ्यूचर। आप अपनी वेल्थ को दूसरों की जान बचाने में और फ्यूचर को इन्वेस्ट करने में आप इस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि एक पैंडेमिक से हमने सीख लिया, तो इस सीख लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। सारी गवर्नमेंट को एविडेंस बेस्ड और पावरफुल पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। बीते हुए 2 सालों में जो हम लोगों ने भुगता, उससे सीख लेते हुए आपकी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जो कि पावरफुल होनी चाहिए, जो कि आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें। साथ ही क्वालिटी पब्लिक फंडेड और पब्लिकली डिलीवर्ड यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू होना चाहिए। एक लेगेसी ये बननी चाहिए। पैंडेमिक में जो हेल्थ केयर पे पूरा का पूरा दबाव आया, वो दबाव आगे चल के ना आए और पब्लिकली फंडेड या फिर एक क्वालिटेटिव और इक्वल यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम हो, इस तरीके की बात होनी चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उस पर थोड़ा-सा काम किया जाना चाहिए था, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू जो था, वो सेंटर के हाथ में ही रहा, जबकि मैनेजमेंट पैंडेमिक का स्टेट के हाथ में छोड़ दिया गया कि हेल्थ जो है राज्य का मसला है, तो राज्य सँभालेगा, लेकिन रिसोर्सेज़ और रेवेन्यू का जो मसला था, वो सेंटर के हाथ में रहा, जबकि वो भी राज्यों के हाथ में छोड़ा जाना चाहिए। तो फेडरल स्ट्रक्चर आपका थोड़ा-सा और ऐसा होना चाहिए था जिसमें स्टेट और सेंटर मिलकर काम करें, ठीक है? तो उनके पास ताकि ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज़ और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ रह सकें, ताकि वो लोग अच्छे से इक्विप्ड हो सकें इन तमाम चीज़ों से, ताकि वो हेल्थ से तो लड़े ही लड़े। अगर लड़ाई उनको लड़नी है तो न केवल हेल्थ केयर सिस्टम से वो पार पार सकें, बल्कि उसके लिए उनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ भी होने चाहिए थे। तो ये पूरी की पूरी जानकारी इस इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट में दी गई और कहा गया कि इनइक्वालिटी किसी को किल आगे न कर सके, इस वजह से हमें काम करना चाहिए, तमाम सरकारों को काम करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है, इसके पॉइंटर्स नहीं पढ़े हैं, तो इसमें सारे पॉइंटर्स मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी आप ऑक्सफैम की वेबसाइट पर जाके समरी ज़रूर इसकी पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। आपको थोड़ा-सा खराब भी लगेगा कि अ हम किस सोसाइटी में या फिर हम मतलब रिचर कंट्रीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, है ना? तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे फिस्कल डेफिसिट का फ़ॉर्मूला आप मुझे बताने वाले थे, यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये आप मुझे डिफ़ाइन करके कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स छोड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई और एक्सप्लेनर अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक एक्सप्लेनर आपके लिए लाया जा सके। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।